केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे भोजशाला में मचे विवाद की। मध्य प्रदेश के भोजशाला में जुमे के दिन नमाज अदा करने वालों की भीड़ इस जिद पर अड़ गई कि नमाज भोजशाला परिसर के करीब पढ़ी जाए, लेकिन उनकी यह जिद पूरी नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए प्रशासन ने उन्हें दूसरी जगह दी, लेकिन वो नहीं माने। इधर गुजरात में पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 5 और संदिग्ध पकड़े गए। टोटल 13 लोग पकड़े जा चुके हैं और इनके तार पाकिस्तान से जुड़े दिखे, जबकि पाकिस्तान की खुद ही हालत इतनी खराब है कि मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है। नया खतरा वाटर पंप का है, जो कभी भी फूट सकता है। इसके बाद बात करेंगे भविष्य की तरफ बढ़ती भारत की सुपर रफ्तार की। स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और अब भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी। एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन उधर ट्रंप की सनक खाड़ी का भूगोल मिटाने पर तुली है। ईरान पर अमेरिका का लगातार होता हमला तेहरान को शमशान में बदलने पर उतारू है और खाड़ी में जंग का नया अध्याय, नया चैप्टर और भी विध्वंसक है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोजशाला विवाद की। तो क्योंकि घंटों चली मशक्कत के बावजूद भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं हो पाई। वजह नमाजियों की से वो अड़े थे, नमाज पढ़ेंगे तो भोजशाला में पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया तो बोले कि कम से कम परिसर के आसपास तो पढ़ेंगे ही। मतलब सारा मामला जमीन नहीं, जगह का है, उस खास जगह का वही नमाज पढ़ना है। लेकिन प्रशासन इस बात पर सख्त था कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं अदा की जाएगी। हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 3 बजे के बीच नमाज का वक्त तय किया था, लेकिन नमाजियों के राजी नहीं होने की वजह से नमाज हो ही नहीं पाई, क्योंकि प्रशासन ने नमाज के लिए जो जगह तय की थी, चिन्हित की थी, उस पर राजी नहीं हुए। और उस जगह से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या। दोनों ही पक्ष की बात हम सुनाने जा रहे हैं। की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का आदेश है वो आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन 17 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे के लगभग अपलोड हुआ वेबसाइट पर और पक्षकारों को मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को बैठक के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया और उस बैठक में हालांकि सहमति नहीं बन पाई, लेकिन जिला प्रशासन ने वो जो जगह चिन्हित की है वो 40 पीर जगह है। 40 पीर की ये मजार आप देख रहे हैं, इसके सामने का ये जो पूरा करीब 1 एकड़ का ये जो एरिया बताया जा रहा है, ये जगह प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए सुनिश्चित की है। तो एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। प्रशासन का अपना तर्क है। उनका कहना है कि विवाद को टालने के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से करीब 1 किलोमीटर दूर 40 पीर में नमाज के लिए जगह चिन्हित की गई। मुस्लिम पक्षकारों के दोपहर 2 बजे ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। यह भी जानना जरूरी है। न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट ली गई, कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है, दोनों पक्षों से चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत जो स्थिति शांति व्यवस्था और माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664 नमाज के लिए उनको उपलब्ध कराई गई है। ये 40 पीर के पास में कहीं लगी हुई है, उसकी रिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है। पक्ष मीटिंग में उपस्थित था, उनको इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। तो उपयुक्त निकटतम भूमि थी वो हमने उनको उपलब्ध कराई है ताकि हम शांति व्यवस्था को भी कायम रख सके और माननीय न्यायालय के आदेश का भी सम्मान कर सके। तो प्रशासन का पक्ष आपने सुना।
अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है यह भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कोर्ट के आदेश का गलत तरीके से उसे पेश किया गया, उनका हक छीनने की कोशिश की गई। ये भी देखिए। हमारे द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की है। हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे और कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे कि ये चीजें मुस्लिम समाज के साथ गलत तरीके से की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको आहत किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट की जा रही है, जो हमेशा से होता आया है वो इस बार भी हुआ। ये हमें बहुत खेद है। तो सवाल है कि आखिर क्यों कोर्ट ने जब मान लिया कि भोजशाला मां वाग्य देवी का मंदिर है तो फिर नमाज पर जिद क्यों? क्या है इस जिद का इलाज? पहले आप भोजशाला से जुड़ी ये रिपोर्ट है। सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। धार की भोजशाला आज फिर स्पॉटलाइट में रही। जुमे का दिन था और नमाजियों की मांग थी उन्हें नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला में जगह दी जाए। भोजशाला में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों का जत्था वहां पहुंच गया, लेकिन प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही भोजशाला में नमाज के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि भोजशाला के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय बरकरार रखे जाए। मतलब वहां हिंदू पक्ष की वाग्य देवी मंदिर के दावे पर सुप्रीम कोर्ट भी राजी था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जुमे यानी शुक्रवार के दिन भोजशाला में नमाज पढ़ने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को यह आदेश दिया था कि वो नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह मुकर्रर करे। नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त भी तय किया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की भोजशाला में ही नमाज पढ़े जाने की मांग उन्हें भारी पड़ी, क्योंकि प्रशासन इसके लिए राजी नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जो आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो भी हरसंभव व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन इसमें करेगा। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी साफ कर दिया कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वरना माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भोजशाला का पौराणिक नक्शा देते हुए ये अपील की कि इस परिसर में कहीं नमाज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बसंत पंचमी को जो आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, वो ये कहा था परिसर में ही नमाज पढ़ाई जाए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो। तो पास में पढ़ाई थी निकट, अब परिसर के निकट अन्य स्थान मतलब खुला स्थान हो जहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाए। तो ठीक है, न्यायपालिका के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन परिसर 300 मीटर का, उसके बाहर कहीं भी इनकी व्यवस्था क्या है। तो ये बातचीत का अंश सुनाना जरूरी था ताकि भरोसा हो जाए कि उस जगह पर हुआ क्या जहां ये सब कुछ हो रहा था। बहुत मशक्कत चली, घंटों इस पर बातचीत हुई, आखिरकार मुस्लिम पक्ष को मानना ही पड़ा। इस विवाद के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्षकारों के बीच एक बैठक हुई, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से तय की गई जगह पर नमाज की सहमति बन गई। मतलब अगले शुक्रवार से, अगले शुक्रवार से भोजशाला के पास नहीं बल्कि उस जगह से 1 किलोमीटर दूर 40 पीर इलाके में नमाज अदा की जाएगी। यह फुल फाइनल हो गया, यहां पर आके बात मान ली गई। हालांकि अकेले भोजशाला नहीं बल्कि जुमे के दिन संभल में भी जमकर बवाल हुआ। संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल के मुकरबपुर में अवैध रूप से बनाए गए एक इमामबाड़े पर आज बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर गरजा। कोर्ट के मुताबिक ये बंजर जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से कब्जा कर मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। तो आप देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन है। और हर अवैध पर, हम बराबर कहते हैं कि हर अवैध पर वैध कार्रवाई ये बुलडोजर करता है, नियम के तहत, कानून के तहत। और उस नोटिस के बाद जो नोटिस दी जाती है कि अगर अवैध है तो अपनी मर्जी से हटा लें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। आज का दिन मुकर्रर था, कार्रवाई यहां पर हो गई।
सामने देखिए मजार की जो दीवार है उसको पूरे तरीके से बुलडोज करने की जो कोशिश है वो बुलडोजर यहाँ पर पहुंच गया और कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर की जा रही है। सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा तो किसी भी तरीके से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा जिसने बोला हो कि ये उसकी जगह है और वो क्लेम कर रहा हो। पूरे जो शटर थे वो बंद थे, लेकिन अब दीवार पहले बाउंड्री तोड़ी गई और उसके बाद अब अंदर की आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पर मजार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और उसको लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ मजार तो दूसरी तरफ जो इमाम बाड़ा है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। आप ये इमाम बाड़ा की तस्वीर देखिए, इसको लेकर भी जो बुलडोजर एक्शन कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। इस तरफ की तस्वीर देखिए, ये पूरा इमाम बाड़ा एक बड़े एरिया के अंदर इमाम बाड़ा जो है वो बनाया गया, लेकिन उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि अतिक्रमण इस पूरे इलाके में था और संभल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ठीक बीचों बीच इस समय हम यहाँ पर मौजूद थे और उस सेंटर पॉइंट को लेकर जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिए कि एक तरफ इमाम बाड़ा और दूसरी तरफ जो मजार है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है। बुलडोजर जस्टिस आपने देखा, और इस मामले में कानूनी पेचीदगी क्या थी और जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया उसका क्या होगा, आपको संभल के डीएम का पक्ष भी सुनवाते हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। देखिए, ग्राम मुकर्रमपुर है, यहाँ लगभग 2950 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, 4.5 बीघा यहाँ का स्थानीय माना जाता है। इस ज़मीन का नेचर बंजर है। बंजर ज़मीन पर ये इमाम बाड़ा और कुछ बाउंड्री बना करके कब्जा किया गया था। प्रॉपर तहसीलदार कोर्ट से नोटिस के बाद सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद फाइनल आदेश डिमोलिशन का पारित किया गया है। प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस जमीन पे हम गांव के ही भूमिहीन मजदूरों को पट्टा भी आवंटित करेंगे, जिससे वो यहाँ पे रह सकें और उनको अपना खुद का मकान। कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है सर, कब से कब्जा? कम 10 साल पुराना ये है, उससे पुराना भी हो सकता है और उसी अनुरूप इस पर कार्रवाई की गई। सामने नहीं आया है इस जमीन को क्लेम करने के लिए। हालांकि कब्जा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जाँच जारी रहेगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि इस जमीन को कब्जे में लेकर के सरकारी तौर पे इसका उपयोग किया जाए। तो जिलाधिकारी को आपने सुना। कोलकाता की गौरीपुर जामे मस्जिद में भी सुरक्षा सख्त थी, पहरा सख्त था। वजह यह थी कि वहां भारी संख्या में माफ कीजिएगा भीड़ जुटाने की अपील की गई थी। टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मांग की थी कि लोग आए और कोलकाता की उस मस्जिद में नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। 136 साल पुरानी ये मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के अंदर है और एयरपोर्ट के काम में बाधा आने की वजह से वहां लोगों की एंट्री पर बैन लगाया गया था और इसी के बाद यह मामला गर्मा गया और टीएमसी से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने इसे सांप्रदायिक रंग में ढालना शुरू कर दिया। हालांकि आज उनकी यह कोशिश नाकाम रही क्योंकि शुभेंदु सरकार ने इस पर जरा भी ढील नहीं बरती। सुनाते हैं आपको सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कल और आज के बयानों में कितना अंतर है। आइंदा कल जुमा है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मस्जिद हमारी है, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा है हर तमाम में जो मस्जिद मुस्लिम कम्युनिटी के इस्तेमाल के लिए है। आपका मकान तोड़ेगा आपको खत दिया जाएगा, नोटिस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? बिल्कुल नोटिस दिया। हमें पूछना चाहता हूँ, हमको वहाँ बुलाया, गेट में नहीं जाएंगे, कोई नोटिस लगाया? ये सब कानून के गड़बड़ तो उन्होंने किया है। प्योर ये मजहब का मसला है। बाबरी मस्जिद आस्था में ले लिया साहब, और 136 साल वाली मस्जिद डेवलपमेंट में उड़ा देंगे, कौन सा तरीका है? तो कल और आज का अंतर आप समझ पा रहे हैं, लेकिन इस मामले पर बीजेपी ने भी मौलानाओं को जमकर सुनाया। बीजेपी का क्या कहना है उसे भी सुनना जरूरी है। के नाम पर भड़काऊ भाईजान गैंग एक बार फिर से काम पर। उस मस्जिद की वजह से वर्षों से वहां पर सेकंड रनवे पर बड़े प्लेन लैंड नहीं हो पाते, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर रेड फ्लैग BCAS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लैग किया है। वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, वो सभी स्ट्रक्चर्स हटाए गए। ये हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, परंतु इसको राजनीतिक और सांप्रदायिक दृष्टि देकर
सिक्योरिटी और सेफ्टी नीति के ऊपर वोट बैंक नीति को फिर से रखा जा रहा है। कानून तोड़ने वाले किसी के साथ कोई रियायत नहीं किया जाएगा, इसीलिए कोई कानून ना तोड़े। हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं। बंगाल के सारे मुस्लिम भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी के भड़काव में ना आए, किसी के उस्काव में मत आए और कानून ना तोड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और इस बोर्ड पर लिखा है खौफ और चेहरा है मुल्ला मुनीर का। आप समझ रहे हैं, चिंता की लकीरें साफ मुनीर के इस चेहरे पर नजर आती हैं। और खौफ इसलिए कि भीतर मन में डर है कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, कितने बार उसे खंडित किया जाएगा। और क्योंकि अगर आप देखें दोनों ही तरफ से, एक तरफ चौतरफा घिरा हुआ पाकिस्तान अब इस उम्मीद में है कि कहीं से कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि भारत की तरफ से भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन भारत में भी आतंकी साजिश को फैलाने की कोशिश की जा रही है। जैश का गंदा खेल चल रहा है। जैश ने गुजरात में 2 स्लीपर सेल घुसाए, अब वो बेनकाब हो चुके हैं। कहने का मतलब ये कि तैयारी तो जैश-ए मोहम्मद की पूरी थी, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं क्योंकि ये पूरा नेक्सस अब प्लान आउट हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर से पर्दा हट चुका है। अब आपको जैश का गंदा खेल हम दिखाते हैं कि जैश ने कैसे गंदा खेल खेला, कैसे स्लीपर सेल बनाया, उसमें युवाओं को घुसाया। तो आए दिन बांग्लादेश से घुसपैठियों की बात होती है, तो पाकिस्तान तो गंदा खेल नजर आता है। चलिए, गुरुग्राम में पकड़े गए ये वो घुसपैठियों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वो घुसपैठिए हैं जो चोरी छुपे बिना दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर गए। गुरुग्राम से इन्हें पकड़ा गया, 1-2 नहीं गिनते जाइए। स्क्रीन पे वो चेहरे हैं। तो घुसपैठिए किस तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं आपने देखा, कतारबद्ध तरीके से। अब पकड़े गए हैं, पहचान हो रही है, दस्तावेज है नहीं, कहां से आए पीटने से पहले ही खुद बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद की क्या जानकारी है वो रिपोर्ट में देखिए। गुजरात एटीएस का एक्शन, जैश की बढ़ी टेंशन। जैश से जुड़े 5 और संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्लान का भरता बना दिया। पाकिस्तान में छिपा बैठा मसूद अजहर यह ख्वाब पाले बैठा था कि गुजरात में लश्कर की विंग खोलेगा, लेकिन एटीएस अब उसके स्लीपर सेल को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। गुजरात एटीएस ने आज 5 और संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया। इन 5 की गिरफ्तारी गुजरात के सिद्धौर और आसपास के इलाकों से हुई। आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवार, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अयूब सुबासरा और मोहम्मद खली के रूप में हुई है। इससे पहले 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सीमा के पास वाले इलाके से 8 संदिग्ध दबोचे गए। मतलब इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसके अंदर हमें जैश-ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। कि आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। गुजरात दंगों के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके करके 50 से अधिक लोगों की हत्या की थी और 200 से अधिक को घायल कर दिया था। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद कई ऑपरेशन चलाकर जैश के पिलर उखाड़ दिए थे। लेकिन जांच अधिकारियों का मानना है कि जैश फिर एक बार गुजरात में पैर पसारने की कोशिश में लगा है। गुजरात एटीएस के मुताबिक संदिग्धों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली, उनके जरिए जैश के मुख्यालय बहावलपुर से उन्हें ऑर्डर दिए जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है
कि इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा हैं, जिन्होंने बड़े विस्फोट के इरादे से विशेष केमिकल और गन पाउडर मंगवाया था। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों की सुनसान जगहों पर 7 से 8 बार छोटे छोटे विस्फोट कर अपने नेटवर्क और विस्फोटक क्षमता का परीक्षण भी किया था। एटीएस ने अदालत को बताया कि आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने की सामग्री के साथ जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा उर्दू साहित्य भी इनके पास मौजूद है। आरोपी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे ताकि जांच एजेंसियों की नजरों में न आए। हालांकि एटीएस के रडार से ये बच नहीं पाए। गुजरात एटीएस ने इस आतंकी मॉड्यूल के 13 लोगों को पकड़ लिया। इधर पाकिस्तान के गुर्गे पकड़े गए तो उधर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर गाज गिर गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से कई घुसपैठियों को दबोचा गया। यानी भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश काम नहीं आने वाली। मतलब मुनीर भारत में आतंकी घुसपैठ में व्यस्त हैं, लेकिन उधर पीओके उनके हाथों से निकल रहा है। शायद इसी बौखलाहट में वो भारत को दहलाना चाहता है। यही मंशा है, क्योंकि साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। और जब कुछ छूट रहा है तो झुंझलाहट में कोई भी कदम उठाए। और उधर बलूचिस्तान का हाल क्या है? वहां मुनीर का खेल खत्म। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक अब उनकी जमीन पाकिस्तान के झंडे की मोहताज नहीं। सुनिए बलूचिस्तान से उठी ये हुंकार। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ये उपमा मुनीर को पिछले कुछ महीनों से फुलाए पड़ी थी। ट्रंप के चहेते फील्ड मार्शल के पैर जमीन पर पड़ने ही बंद हो गए थे। लेकिन झूठी तारीफों से फूल फूल कर गुब्बारा हो चुका मुनीर अब चिंता के मारे सूख कर कांटा हुआ जा रहा। वजह है टूटता पाकिस्तान। दिल में बिखरता पीओके से बुलंद हुई विद्रोह की आवाज अब मुनीर की 3rd क्लास फौज की गोलियों से नहीं दब रही। उधर बलूचिस्तान की सरजमीन से ऐसा ऐलान हो चुका है कि बलूचियों का अपना मुल्क होगा, उन्हें पाकिस्तानी झंडे तले नहीं रहना। इधर खैबर में टीटीपी के हमलों ने मुनीर की फौज के चंदे वाले मेडलों की हवा निकाल दी। दनादन होते हमले पाकिस्तानी फौजियों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहे हैं। लेकिन मुनीर के लिए चिंता तब और बढ़ गई जब टीटीपी के बाद बीएलए भी अपने पुराने हिसाब चुकाने निकल पड़ी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारे गए। पिछले 15 दिनों में बीएलए ने पाकिस्तान में करीब 50 हमले किए। इधर टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के लिए मोर्चा खोल रखा है। उसने पिछले कुछ दिनों में अब तक 20 से ज्यादा हमले किए हैं और अब उसका साथ देने के लिए बीएलए ने भी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। सबसे पहला आपके पास में पॉपुलेशन होनी चाहिए जो कि बलूचिस्तान के पास में है। डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए जो कि बलूचिस्तान के पास में मान सकते हैं कि है। कहते हैं कि 85% एरिया जो है वो उनके कब्जे में है, तो उस एरिया को डिफाइन करके ये बताएंगे कि कौन सा एरिया इनके कब्जे में है जहां पर ये बलूचिस्तान स्टेट पूरा बनेगा, या फिर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान एग्जिस्ट करता है वो बताएंगे। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी एक वर्किंग गवर्नमेंट की रूपरेखा होनी चाहिए। यहां पर थोड़ी सी कमी मुझे देखने को मिलती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास में एक वर्किंग गवर्नमेंट की रूपरेखा नहीं है। बाकी देशों का समर्थन जो है वो इसके बाद आता है। बलूचिस्तान और खैबर के बाद संकट पंजाब प्रांत पर भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज की धड़कनें ये सोचकर तेज हुई चली जा रही हैं कि किसी भी वक्त पंजाब में वाटर पंप फूट सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद से यह स्पष्ट कर दिया है कि वो उत्तर भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का डाटा शेयर नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान नहीं जानता कि डैम के इस पार सिंधु, रावी, सतलज समेत बाकी नदियों में कितना पानी है और भारत के पास पूरा अधिकार है वो जब चाहे पानी छोड़े और जब चाहे रोक दे। इसका मतलब है कि भारत के पास पाकिस्तान में तबाही मचाने का बटन है। लाहौर में पंजाब प्रांत के सिंचाई विभाग की बैठक में अधिकारियों ने मरियम को बताया उत्तर भारत में जारी बारिश पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है। रावी, सिंध, काबुल, झेलम, चेनाब और सतलज का पानी अभी तो सामान्य है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इन नदियों का उफान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को डुबो सकता है और पाकिस्तान के पास इससे जुड़ी कोई जानकारी पहले से नहीं होगी। पिछले साल भी पाकिस्तान को ऐसी ही तबाही झेलनी पड़ी थी। पिछले साल अगस्त में रावी नदी लाहौर के कई रिहायशी इलाकों में घुस गई थी, जिससे सड़कें डूब गईं और घरों समेत पूरे शहर में तबाही मच गई थी। पिछले साल की बाढ़ से नदी के किनारे बसे कई गांव तो ऐसे उजड़े कि आज तक नहीं बस पाए और इस बार भी पाकिस्तान को यही डर सता रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का पेट पंजाब भरता है। कंगाली चरम पर है और ऐसे में अगर पंजाब डूब गया तो पूरा पाकिस्तान भूखों मरने पर मजबूर हो सकता है। तो देखा आपने पाकिस्तान की क्या हालत हुए। दाने दाने की लड़ाई है, लेकिन उसे मुकाबला करना है भारत का, जो अब बुलेट रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। पाकिस्तान की गाड़ी बेपटरी है और भारत अब रेलवे की दुनिया में नया इतिहास रचने चल पड़ा है। तो इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ऐतिहासिक उद्घाटन किया, जिनसे सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये ट्रेन 100% प्रदूषण मुक्त है। और इसी के साथ भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल होकर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ग्रीन इंडिया की दिशा में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। वहीं पीएम मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। कहा, जिंद का घेवर तो नहीं बदला, पर उसके तेवर बदल गए। जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी इस दौरान मिडिल ईस्ट संकट का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम
पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। तो एक साथ प्रधानमंत्री ने कई बातें कही और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब डीजल का काला धुआं नहीं बल्कि भविष्य की इको फ्रेंडली रफ्तार दौड़ने वाली है। देखिए, भारतीय रेलवे आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा युग जो आधुनिक है, पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और सस्टेनेबल है। पटरियों पर अब हाइड्रोजन क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। देश को मिल गई है अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक उद्घाटन कर दिया है। इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कदम के साथ हमारा भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के उन चुनिंदा और विकसित देशों की कतार में शान से खड़ा हो गया है, जो रेल यातायात में इस एडवांस और इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यात्रियों की सहूलियत की बात करें तो ये ट्रेन बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। दुनिया में जहां ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 से 4 कोच की होती हैं, वहीं भारत की स्वदेशी ट्रेन 10 अत्याधुनिक कोचों से सजी है। इसमें एक साथ करीब 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। 3200 हॉर्स पावर के दमदार इंजन है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार। यह ट्रेन न सिर्फ आपका सफर आरामदायक बनाएगी, बल्कि आपके कीमती समय की भी भारी बचत करेगी। क्षमता और ताकत दोनों में यह दुनिया को टक्कर दे रही है। आने वाले समय में यह ट्रेन कई रास्तों से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन जिंद, गोहाना और सोनीपत को जोड़ेगी। उत्तर रेलवे के लिए यह अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। जिंद सिटी और पांडु पेंडारा पर इसका ठहराव होगा। ललितखेड़ा और भंवेरा के यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। ईसापुर खेड़ी, बुटाना और खंदराई भी शामिल है। रबड़ा, लाठ और मुहाना को भी स्टॉपेज मिलेगा। बरवासिनी हॉल्ट और सोनीपत न्यू भी रूट का हिस्सा होगा। छोटे बड़े सभी इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन जो बात इस ट्रेन को दुनिया की सबसे खास ट्रेनों में एक बनाती है, वो है इसकी तकनीक। अब डीजल का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। सफर के दौरान धुआं नहीं छोड़ती, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों से मुक्त है। इसमें PEMFC तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है बिजली और ट्रेन के भीतर ही होती है रासायनिक प्रक्रिया। बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है भाप, साथ में पैदा होती है थोड़ी सी गर्मी। इस ट्रेन के मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम है। आधुनिक होने के साथ साथ यह ट्रेन एक चलता फिरता किला भी है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर लगे हैं। सुरक्षा के लिए स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। आग और धुएं का तुरंत पता चल जाएगा। आपात स्थिति में हाइड्रोजन सप्लाई खुद बंद होगी। ड्राइवर केबिन से पूरी ट्रेन की निगरानी संभव होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग से सुरक्षा बढ़ जाएगी। पटरियों पर आने से पहले कड़ी टेस्टिंग से यह ट्रेन गुजरी है। बिजली और रेडियो सिस्टम की भी जांच हुई है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा पर इमरजेंसी ब्रेक का परीक्षण किया गया। हर सुरक्षा मानक पर यह ट्रेन खरी उतरी। मतलब यह ट्रेन सुरक्षित है, स्मार्ट है और भविष्य की तकनीक से लैस है। हाइड्रोजन रेल सिस्टम भारत के विकास की वो नई इबारत है जो हमें सीधे भविष्य से जोड़ रही है। भारतीय रेलवे का यह सुनहरा, सुरक्षित और हरा भरा भविष्य अब पटरियों पर सर पर दौड़ चुका है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं,
ये नए भारत की रफ्तार है। और चलिए मास्टर स्ट्रोक में बात करते हैं सफेद जहर की और आपके सेहत से जुड़ी हुई खबर की। कहीं आपके घर की रसोई तक पहुंचने वाला सफेद दूध मीठा जहर तो नहीं। चलिए, महाराष्ट्र में दूध के नाम पर मौत बांटने वाले पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। ये चंद रुपयों के लालच में जनता को मौत का सामान बेच रहे थे। अब प्रशासन का डंडा और पुलिस का दमदार एक्शन दोनों जारी है। नकली दूध बनाने वाले ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। और ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर एक तगड़ा एक्शन हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत गोरेगांव पश्चिम, दहिसर पूर्व और अंधेरी वेस्ट में ताबड़तोड़ छापेमारियां की। दूध के नाम पर सफेद जहर का कारोबार करने वाले इस तमाम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और रंगे हाथ इन लोगों को गिरफ्तार किया जो नकली दूध के सौदागर थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है। और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बड़े प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है,
स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स हैं। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम, हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को आप सुन पा रहे थे जालंधर से, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से युवाओं के भीतर खेल को लेकर एक चेतना का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विभिन्न खेल से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया और बताया कि सरकार, केंद्र सरकार कैसे उन खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है जो खेल रहे हैं, उनके लिए काम कर रही है जो खेलने का मंसूबा रखते हैं, और खेल ही भारत की समृद्धि का आधार है। तो प्रधानमंत्री ने पंजाब में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और खासकर युवाओं को मंत्र दिया है, और यह मंत्र सिर्फ स्वस्थ रहने का मंत्र नहीं, बल्कि देश की मजबूती के लिए, देश की मजबूत नींव के लिए बेहद जरूरी है। तो अभी के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।